हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा सब खैरियत। एनी हाउ, बात यह है कि काफ़ी दिन से मैंने टुल्ला मारा हुआ था। तो सीन ये था कि तबीयत ठीक नहीं थी, और इन शॉर्ट इसे यही बोलेंगे, पोस्ट करोना कॉम्प्लिकेशंस थी। हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती। कोरोना के बाद दिसंबर में मुझे हुआ था। तो अब जो जून चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊट पटांग इश्यूज रहते हैं। तो गेट वैक्सीनेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लगवानी लगवा लो, फाइजर, साइनोवैक, कैंसाइनो, वट एवर। बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है। और लॉजिकली सोचें, और मंजन के बारे में ना सोचें। तो ये तो बात हो गई। और वैसे भी इट्स टाइम टू गेट बैक टू बिजनेस। काफ़ी लैग हो गया है, और ऑल दो आज भी थोड़ी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इस काबिल हूँ कि बैठ के बात तो कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ, और विद दिस सेशन विद हमारे दोस्त मोहित साहब की स्टोरी, जो कि कहते हैं कि जब इनके फादर छोटे थे तो गांव में रहते थे। तो इनके घर के पास एक कुआं खुद रहा था, 70s या 60s ऐसी कोई बात है तब की। तो कह रहे हैं कि वो, मतलब एक ज़मीन में बहुत बड़ा खड्डा था उस वक्त, तो खोद रहे थे उस वक्त काफ़ी डीप पानी के लिए तलाश में। तो ये दोपहर का टाइम था, कोई उधर इत्तेफाक से था नहीं, और ये छोटे थे, खेल रहे थे, तो उस तरफ चले गए। और कह रहे हैं खड्डा इस तरीके से था कि आराम से उतर सकते थे, और अंदर काफ़ी ठंडक थी बाहर के बनिस्बत। तो ये उतर गए उसमें। तो अब उतरे तो नहीं, नोटिस किया कि दो सुरंगे, दो टनल्स बने हुए छोटे से। इनको बड़ी हैरत हुई कि ये कल परसों तो नहीं थे जब खोद रहे थे, तो ये अब कहाँ से आ गए। तो देखते देखते ही एक के अंदर देख रहे थे, झांक रहे थे, तो दूसरे के अंदर उनको लगा कि शायद खरगोश होगा, लेकिन इतनी गहराई में कहाँ खरगोश होता है। खैर, उनकी सोच थी। तो एक तरफ देखते हुए फिर जब दूसरी तरफ नजर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से साइज का आदमी, पूरा मतलब आदमी जैसा छोटा, एक टनल में इनको देख रहा है। और जब इन्हें उसकी तरफ देखा, तो वो पलट के अंदर सुरंग में और घुस गया, और नजर से गायब हो गया। ये हैरान हो गया, फिर ऊपर आके लोगों को बताया और सब कुछ। लेकिन नेक्स्ट डे वो जगह चीज जो थी वो बिल्कुल क्लियर हुई हुई थी। तो लोगों ने आए, बात सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन ये फिर उस बात पे यही सवाल था कि क्या जमीन के अंदर इस तरह के ये होते हैं, जिन्न आती है, कोई मखलूक होती है। तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस। लेकिन अल्लाह की मर्जी है भाई, वो जो बनाना चाहे। और हमें तो बोला हुआ है कि इन शेप और फॉर्म में ये होते हैं, तो हो सकता है जिनों की कोई फॉर्म हो जो अंडरग्राउंड छोटे उसमें रहती हो। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अली की बात करते हैं। अली हमारे दोस्त साइप्रस में पढ़ते थे, या मतलब पता नहीं अभी भी पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये कहते हैं कि ये अ, जब वहाँ पढ़ रहे थे, तो अक्सर वीकेंड्स पे इनका पास कुछ होता नहीं था, तो ये और इनके एक दोस्त सिनेमा चले आया करते थे टाइम किल करने के लिए। तो कहते हैं कि 8 बजे रात में वहाँ सन्नाटा हो जाता था, और तकरीबन 10 बजे की इनको कोई मूवी देखने जाया करते थे। तो कहते हम पैदल जा रहे थे तो सन्नाटा होता था। तो एक जगह से ये एक रूट से गुजर रहे थे, तो इत्तेफाक हुआ कि एक घर के सामने से पैदल दोनों जा रहे थे। तो एक अजीब सी वाइब आई, मतलब नेगेटिव किस्म की फीलिंग, अच्छी नहीं आ रही थी। अच्छा, ये रुक गए और उस घर की बैकयार्ड जो नजर आ रही थी उसको देखने लगे। तो उसमें ये देखा कि बैग्स जो थे वो बहुत सारे किसी डोरी से या किसी दरख्त की शाख से या किसी चीज से लटकाए हुए थे। अब ये उनको देख रहे थे, तो इन्होंने नोटिस किया कि बीच एक दायरा सा बना हुआ था, उसके बीच में जो बैग्स थे वो दो, वो हिलना शुरू हो गए। अब ये कह रहे हैं कि खड़े हुए बैग एकदम से, लटके हुए बैग सीधे हिलना शुरू हो गए, और हवा है नहीं और कुछ है नहीं। तो उनको बड़ा इत्तेफाक हुआ और अजीब सी फीलिंग आई थी। ये जल्दी से रेस करते हुए अपने दोस्त के पास वापस आगे चले गए। तो अब जब ये अपने दोस्त के पास पहुंचे, तो दोस्त को स्टोरी सुनाई, दोस्त ने बोला पे चल बे ये वो करके।
तो उसने जस्ट टू कॉल हिज ब्लफ, बोला चलो मुझे भी दिखा दो चलो। वे दोनों वापस आए तो देखा कि वो दो वाले जो बीच में बैग्स थे वो अब स्लो होके रुक गए। अब देखते ही देखते जो उसके एतराफ में सारे बैग्स थे वो हिलना शुरू हो गए। अब ये देख के और एक अजीब सी वहशत सी आ रही थी, तो ये दोनों वहां से भाग गए। और अपने मतलब रात गई बात गई वाला हिसाब हुआ कि पता नहीं क्या था, कुछ होगा वट एवर करके बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन गुजरे तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ये दोनों जा रहे थे रात में, शाम में, इसी किसी टाइम। तो इत्तेफाक है कि उसी घर के सामने से इनका जाना हो गया। अब ये जब वहां से जा रहे थे तो ये फिर इनको एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी टाइप की फीलिंग आई, ये रुके और इन्होंने देखा तो एक अजीब सा एक बड़े मियाँ थे अजीब से, जो कि इस तरह के बड़े मियाँ की फेस और फेस कट और झुर्रियाँ टाइप जो एक शक्ल होती है अच्छी उम्र के 80 प्लस या 90 प्लस टाइप के आदमी के, वैसी टाइप की उस बंदे की नहीं थी। वो अच्छा एजेड आदमी था लेकिन कुछ अजीब सा उसका चेहरा था। और उसने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जो कि लोकल्स भी वहां के नहीं पहनते। और वो खड़ा हुआ उन बैग्स को या तो पता नहीं साफ कर रहा था या उनको देख रहा था। अब ये जब उसको देखने लगे तो उसने पलट के इनकी तरफ एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ इनको घूरना शुरू कर दिया, बगैर पलक झपकाए। और इनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि जैसे कुछ मतलब उसकी नजर इनके आर पार जा रही। अब ये तो वो हो ही रहा था कि साथ में अतराफ में जो उसके बैग्स थे वो हिलना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो सिलसिला शुरू हुआ तो ये दोनों भाग गए और उस जगह से दोबारा कभी पलट के नहीं गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त अनीक साहब की, जो कहते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गए थे कोई 3 साल पहले। मलेशिया गए थे, वो थोड़ा हिली नॉर्दर्न साइड एरिया था। तो कहते हैं कि वही इनका एक बड़ा सीनिक सा होटल था जिसके करीब एक चर्च थी, बड़ी कदीम किस्म की, और एक तरफ इनका जंगल सा था जो कि इनकी बैल्कनी उस होटल की खुलती थी। अब ये बड़े इंस्पायर्ड थे मतलब कि वो उस लोकेशन से, लेकिन बहरहाल इनको लगता था वहाँ कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फर्स्ट नाइट ऐसे ही गुजर गई। सेकंड नाइट ये इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि इनके बैल्कनी के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। अभी बैल्कनी में गए क्योंकि शोर इनको फील हो रहा था, तो बाहर जाके नहीं देखा तो बैल्कनी के नीचे तो सिर्फ घना जंगल था और रात का काफी लेट टाइम था और सिर्फ बच्चों के खेल कूद की आवाज आ रही है। जबान समझ में नहीं आ रही लेकिन समझ में आ रहा है कि किसी छोटे बच्चे हैं ये। इन्हीं ने अपनी वालदा को बताया, वालदा ने ये बात डिसमिस कर दी वहम बोल के, और इसी तरीके से इनका ट्रिप खत्म हो गया। ये कहते हैं कि जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान और ऑनलाइन फिर देख रहे थे ऐसे ही, तो उस होटल के रिव्यूज में जाके पता चला कि वो होटल वाकई हॉन्टेड था। तो ये एक तरीके से इनके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे वो आवाज आई थी तो वो बच्चे नहीं थे, वो एक्चुअली कुछ और था। तो थैंक यू फॉर दैट ब्रीफ स्टोरी। फिर बात करते हैं हमारे दोस्त फारूक की। तो हमारे दोस्त बात करते हैं, क्या नाम है, जे साहब। जे साहब कहते हैं कि ये 2008 की बात है। तो ये अपनी वालदा के साथ छत पे सो रहे थे, लाइट गई हुई थी। तो इन्हीं ने बाकायदा लेटे हुए थे, काफी देर हो गई, तो इन्हीं ने देखा कि एक दूसरे को फेस करके लेटे हुए थे। वेस्टर्न वॉल जो थी इनके घर की, एक धीमी सी वहां लाल सी रोशनी नजर आना शुरू। अभी उसको हैरत से देख रहे थे कि इनको ऐसा लगा कि आसमान से कोई हल्की सी लाइट सी आई और वो उनकी दीवार के साथ लगती हुई नीचे घर के नीचे की तरफ चली। अब इनकी वालदा से, इन्होंने अपनी वालदा से बात की तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसा लगा लेकिन ये हुआ है, लेकिन उनको वहम समझ गई थी। बाद में जब किसी से रिजू किया गया इस बारे में, फिर बात निकली कि वो कोई जादुई हांडी टाइप चीज होती है, ये शायद वो है जो कि इनकी उस तरफ उतरी थी। फिर एक दूसरी ये कहानी अपनी खानदान की बताते हैं कि एक इनके ननियाली घर था,
वो 3 मंजिला था। तो ये कहते हैं कि थर्ड फ्लोर पे मामू मामी रहते थे और XYZ सेटअप था। अब रमज़ान की रात थी और सारे लोग जो थे नीचे जमा थे, तो मामी सहरी बनाने अपने किचन में थर्ड फ्लोर पे गई। किचन से डायरेक्ट सीढ़ियों में नजर जाती है तो इन्होंने देखा कि इनकी एक कज़न जो मोहल्ले में रहती हैं वो ऊपर आई और फ्रीज़र में से कुछ निकाला और लेके जाने लगी। तो इन्होंने उसको देख के बोला कि वह आपकी अम्मी साथ आई हैं। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नीचे उतर गई। ये समझी कि वो भी सहरी पे आई हैं, तो उनके लिए भी एक थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके जब उतरी तो फिर पूछा तो वो सब घर वाले नीचे मौजूद थे, ये तो कोई नहीं आया। बाद में फिर उन लोगों से पूछा तो वही बात कि इनका मजाक बना के क्या हो गया भाई, रोज़ा लग रहा है, क्योंकि वो लोग तो इनके घर नहीं आए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट लिटिल ऑड एंड एंड। अब बात करते हैं, हमारी दोस्त एक हैं और ये अपनी दोस्त की स्टोरी सुनाती है। अब ये कह रही हैं कि ये बेसिकली गांव की स्टोरी है कि इनकी एक दोस्त है, उनकी दो और चार बहनें हैं सारी। और ये जो है चारों के मतलब दो की शादी हुई है, बच्चे भी हैं, और ये दो अनमैरिड थी। तो अब ये कहती हैं कि ये सारे समर्स में जो थे आए हुए थे मिलने घर वालों से। तो अब क्योंकि गांव में ज़्यादातर सेटअप ये होता है क्या तो सहन में या फिर छत पे सोया जाता है। तो दो बहनें छत पे चारपाई डाल के सो रही थी, रात का टाइम था, बाकी नीचे थी। तो हुआ यूं कि एक दोनों सो रही थी छत पे। तो रात मतलब आधी रात या कोई 2 बजे या 3 बजे समथिंग लाइक और टाइम पे एक बहन की एकदम से आंख खुली। उसने देखा कि उसकी जो जो बहन दूसरी चारपाई पे लेटी हुई है वो उठी और वो आके इनके चारपाई के कोने पे आके बैठी। अब ये वापस लेटने लगी और फिर इन्हें सोचा कि भाई क्या हो गया कि मेरे बराबर में आके लेटने जा रही है और ये वो। तो फिर ये जब दूसरी तरफ फिर से उठ के आंख खोली, ये देखा चारपाई की तरफ, तो देखा इनकी सिस्टर तो लेटी हुई है अपनी जगह पे बेखबर सो रही है। और जब दूसरी तरफ अपनी चारपाई के फुट पर देखा तो वो देखा कि इनकी ही बहन बैठी हुई है। तो ये चीख मार के उठ के नीचे भाग गई, डर गई कि ये क्या हो गया। पूरे घर उड़ गया, शोर शराबा मच गया। सब ऊपर से वाली बहन भी नीचे आ गई। और जब ये पूरी स्टोरी सुनाई तो उनके वालिद साहब भी उठ चुके थे। अब उनकी तबीयत अजीब सी होने लग गई, दिल बंद सा होने लग गया, और साथ साथ घर में एक सफिकेशन शुरू हो गई, सांस लेने में मुश्किल हो रही, अजीब घुटन। अब एक रोना गाना शुरू हो गया, अजीब कैफियत हो गई घर में, बच्चे रो रहे हैं, सब कुछ। वह वालिद साहब की तबीयत खराब। अब जिस बहन ने ये देखा था वो सीधी गई, वजू किया, और जो समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो इसलिए उन्होंने वजू किया और सीधा कुरान खोला और तिलावत शुरू कर दी। अब वो पढ़ती गई तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने रोना बंद किया, वालिद साहब की तबीयत बेहतर होने लगी और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, सांस लोगों की बहाल होने लगी। तो इनकी वालदा बैठी हुई थी और ये सब जमघट्टा लगा के एक जगह जमा हुए थे। तो उन्होंने देखा कि छत पे से दो औरतें उतरी, जिन्हें इंतहाई मैले कपड़े पहने हुए थे, और वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल चलने लगी और गायब हो गई। और हल्की सी आवाज आई कि अब यहां पे रुक नहीं सकते करके कुछ उन्होंने कहा, और उसके बाद घर की कैफियत ठीक हो गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन बात वही है कि अगर डर जाते और पैनिक करते तो शायद मामला ख़राब होता। तो नीना डरा नहीं, और जिस तरह उनकी सिस्टर ने तिलावत शुरू की तो मामला कंट्रोल में आ गया। अगेन अकल बड़ी है भैंस वाला साहब है। तो खैर आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं हमारे दोस्त खुर्रम साहब की। खुर्रम साहब ये कहते हैं कि भाई इनके मामू, ये 2-4 साल पुरानी बात है, इनके मामू की शादी हुई तो उससे पहले इस घर में जिसमें वो रहते थे कोई 20-25 साल तो गुजर चुके ही थे। तो उस घर में वैसे तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनकी पोस्ट इनकी शादी शादी के बाद इनकी जब मामी आई तो उनको अजीब सी आवाजें आती थी पहले। सब लोग इनका वहम समझते थे और तरह तरह की बातें होती। अब ये कहती हैं कि फिर इनको बच्चों की आवाजें आने लगी, अजीब से बच्चे की आवाज आ रही है हर जगह, नजर कुछ नहीं आता था। इस बात को इग्नोर कर दिया जाता था समझ के कि वहम है या ये है या वो है। फिर कुछ अरसे के बाद ये डेली अकरेंस हो गया और उसके बाद एकदम से फिर जानवरों जैसी आवाजें आने लगी, जैसे घर में कोई जानवर हो। अब फिर वही बात होती थी, वो बताती थी, किसी को यकीन नहीं आता था, मामू भी टाल देते। फिर इनको अपने कमरे में साई नजर आना चाहिए, कोनों में साई खड़े खड़े हैं या इधर या उधर मूवमेंट है। और ये ठीक ठाक डर गई और इन्होंने अपने ससुर को बताया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कुछ कुरानी आयतें वगैरह पढ़ने को दी इनको और कहा पढ़ो ताकि डर ना लगे। तो कुछ बेहतरी हुई कुछ अरसे के लिए, चीज़ें कुछ नॉर्मल सी की तरफ जाने लगी। तो उसके बाद कुछ दिन ही गुजरे होंगे तो ये किचन में खड़ी हुई थी तो इन्होंने देखा कि इनके कमरे में से एक अजीब लाल किस्म की मखलूक निकली और सीढ़ियों की तरफ जा छत पे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चली गई। इन्होंने तो चीखें मारना शुरू कर दी और काफी पूरा घर सर पे उठा लिया। और जब डिस्क्राइब किया कि भाई ऐसी चीज थी वैसी चीज थी, और फिर एक मामू इनके किसी को लेके आए मौलवी को, तो उसने पूछा क्या देखा, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कोई लाल किस्म का उसका रंग था और अजीब किस्म के उसके बाल थे और कुछ सींग जैसी कुछ चीजें उसकी निकली हुई थी और वो देख के मेरे कमरे से निकला और ये वो, और काफी वो खौफजदा थी। तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर इनको समझाया कि डरना नहीं है, ये पढ़ना है और उस लाल रंग की कोई चीज नहीं पहननी आपने, कोई भी रंग हो, लिपस्टिक हो से लेके मोजा हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो चीज इनकी मामी में इंटरेस्ट ले रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता इनमें घुसती आ, मतलब लिटरली घुसे आ रही थी जहां जहां ये जा रही। और उस रंग की चीज पहनने में वो उसको ऐसा, उस चीज को ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं। तो एक अजीब सा सिचुएशन हो गया था जिसकी वजह से उनको कुछ अरसे के लिए वो बिल्कुल ही कलर ही अपनी स्कीम खत्म करनी पड़ी। तो स्ट्रेंज एंड वियर्ड, बहरहाल इन द एंड ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया आफ्टर स्टडी, जो मौलवी ने पढ़ने को कहा था, एंड एवरीथिंग वाज हंकी डोरी आफ्टर दैट। तो अब थोड़ा आगे बात करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, बात करते हैं हमारे दोस्त हाफिज साहब की। हाफिज साहब जो हैं बेसिकली कहते हैं कि 2002 में इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और ये उस वक्त मदरसा गोअर बच्चे थे। और 2003 में की ये बात है जो ये बता रहे हैं कि ये और इनके दोस्त जो थे वो अक्सर रातों को, जैसे ये शब रात सीजन ये कुछ आता था तो दुआ करने, फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान चले जाते थे। अब आई वुड नेवर रेकमेंड कि आप जाएं, और रातों को खासकर लेट नाइट आम दिनों में कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने। इन बहरहाल मदरसे के बच्चे थे ये, तो ये जाते थे दुआ पढ़ के आ जाते थे। अब एक दिन ये और इनके दोस्त बिल्लू, ये और उसके अलावा भी और लड़के थे, टोटल 8 लड़के एक पिंडी के पास बड़ा कब्रिस्तान था वहां गए। ये अपने फादर की कब्र पे जाना था लेकिन उनके साथ जो बिल्लू गया था, तो
बिल्लू साहब जो थे उनका, उनकी खाला की कब्र थी वहाँ। डिसाइड ये हुआ कि ये अपने उधर जाएंगे, ये वो अपने उधर जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बाकी लड़की जो सिर्फ टैग अलोंग करने साथ में आई थे, उन्हें बोला हमारे कोई यहाँ पे है नहीं, तो अजीज यहाँ पे कोई दफन नहीं है, तो हम जो है, हम ये एक दरबार बना हुआ था अंदर ही, यहाँ बैठे। बोले ठीक है भाई। अब ये एक तरफ गए, वो दूसरी तरफ गए, अपने अपने उसकी तरफ, अजीजों की तरफ। और डिसाइड ये हुआ कि पहले ये उधर पढ़ के क्या कहते हैं, खाला की तरफ अपने पढ़ेंगे, और उसके बाद इनकी तरफ आ जाएंगे, हाफिज साहब की तरफ, और वहां से फिर बाकियों को लेके शायद निकल जाएंगे। तो ऐसा सिलसिला होगा। अब सर्दियों की रात थी, रात और अंधेरा और सब कुछ। तो अब ये अपने वालिद साहब की कब्र पे थे, फातिहा खानी की, सब कुछ किया, और काफी देर हो गई, बिल्लू साहब नहीं आए। इनको फिर एक फीलिंग आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्लू साहब जो है, जो वो मेरे चक्कर में है कि मैंने आना है वहाँ और वो वहाँ खड़े हैं। अब जनरल उनको आइडिया तो था जाना कहाँ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी। तो ये उस तरफ चलने चलने लगे कि भाई वो उधर होगा। तो अब ये चलते चलते पूरा क्योंकि सर्दी थी तो सफ़ेद शलवार कमीज तो वहाँ का मदरसे का था, तो इन्हें ऊपर से चादर भी डाल ली थी सर के ऊपर, अब एक सफ़ेद चादर भी डाल ली थी, तो वो एक अलग ही नज़र आ रहे थे सफ़ेद में। तो एक पॉइंट पे गए तो उन्होंने देखा कि सामने भी एक बंदा इसी तरह का सफ़ेद खड़ा है, और ये देख के डर गए। अब ये भाग के दूसरी तरफ, मतलब ये भागे, और लिटरली पूरा उल्टा घूम के जब एक पॉइंट पे आए तो देखा बिल्लू साहब वहां भी है, हाफते कांपते। तब उनसे पूछा तो उसने बताया कि मैं ऐसे तुम्हारी तरफ जा रहा था, तो मैंने एक बंदा देखा, पूरा सफ़ेद, बिल्कुल मुर्दा था वो, और वो खड़ा हुआ था, और बस मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो चीखता हुआ भाग गया। तो ये हंसने लगे। ने बोला इसमें हंसने की क्या बात है। उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा देखा, तो उसने बोला वो मैं था। बोला बकवास नहीं कर, उसने बोला मैं था भाई, मैं तुम्हें देखने आ रहा था, तुम मुझे देखने आ रहे थे, तो बीच में हमने एक दूसरे को देख के डर गए अंधेरे में। तो सफेद, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म में था, वो भी थे, तो उन्हें और एक दूसरे को देख के डर गए। बहरहाल बिल्लू नहीं माना और बताने लगा कि ये तुम मुझे हौसले मत दो, मैंने बताया ये है वो है। और शोर शराबे में बाकी जो लड़के दरबार में बैठे थे वो भी आ गए, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए। बहरहाल सब ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये और फलाना और ये सब कुछ। और तय ये हुआ कि ये तीन लड़के लेके बिल्लू की खाला की कब्र पे जाके एक फातिहा पढ़ेंगे, फिर ये बिल्लू साहब इन तीन लड़के लेके उधर जाएंगे फातिहा पढ़ने, और ये वापस अपने फादर की कब्र पे आएंगे, और ये सारे का 8 के 8 इकट्ठा निकल जाएंगे कब्रिस्तान से बाहर एक साथ। अब सब अपने उस डायरेक्शन में निकल गए, जगह है सबको पता। अब ये खाला की तरफ इनके पहुंचे, बाकी लड़कों के साथ फातिहा पढ़ी, और उस डायरेक्शन पे चले गए जहाँ पे ये दोनों लड़के टकराए थे, एक दूसरे को देख के डर गए थे। अब वहां जब पहुंचने लगे तो उसी सेम पॉइंट पे पहुंचे, तो इन्हें देखा कि इन साहब ने, हाफिज साहब ने, कि एक आदमी खड़ा हुआ है सफेद में। तो इन्होंने कहा ओहो बिल्लू साहब अब मुझे डरा रहे हैं, पहले मैंने इनको डराया तो ये मुझसे बदला ले रहे हैं। उसका आवाज लगाई इन्होंने खूब, वो क्या कर रहा है और ये वो। तो बाकी जो लड़के थे वो कह रहे हैं भाई क्या हो गया। उसने पूछा कि क्यों, वो बिलाल सामने खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम हमें क्यों डरा रहे हो यार, ये सामने कोई नहीं है। अब जब पलट के जिस पॉइंट पे वो बंदा खड़ा हुआ था, उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने बोला ये बिल्लू जो है ना अजीब हरकतें कर रहा है आज, और लंबी कर रहा है, तो ये बड़ा वही बिल्लू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह की बातें करते हुए ये उस पॉइंट तक पहुंचे जहां वो बंदा खड़ा हुआ था बाकी लड़कों को लेके। तो उनकी नज़र डिस्टेंस पे नहीं देखा कि वो इनके फादर की ग्रेव पे ये चारों खड़े हुए हैं, और बिल्लू साहब अजीब से थोड़े झुके उके से हैं, बाकी लोग इसके साथ। तो ये उस तरफ गए वो, बोलते बालते हुए कि ओए क्या हरकतें कर रहे हो, ये वो करते हुए।
तो वहां जब पहुंचे तो देखा कि बिल्लू साहब की बिल्कुल हालत बैंड थी, बेइंतहा खौफजदा, अजीब हालत, मतलब ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाएगा। और बाकी तीन लड़के भी अच्छे खासे डरे हुए थे। इन्हीं ना आओ ना ताओ, इन्हीं ना जल्दी से आप खुद अब्बा की फातिहा पड़ी और सबको लेके बाहर निकल गए। करीबी हालत देख के बिल्लू की एक मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद में बिठाया सबको और बोला भाई क्या हो गया। फिर डर गए कि हम लोगों से। तो लड़कों से जब पूछा तो लड़कों ने कहा कि हमें तो नहीं समझ में आया क्या हो रहा है ये आज। और हुआ ये कि हम एक तरफ जा रहे थे तो बिल्लू ने कहा कि वो देखो बंदा खड़ा हुआ है सामने। फिर ये हाफिज जो है ना मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अब हम देख रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हम बोले क्या बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये हमें डरा रहा है। अब जब इतनी बात हुई तो बिल्लू ने जो है ना गालियां वालियां दे के एक चप्पल उठाई और खींच के मार दी उस तरफ। और चप्पल उठाने गया और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अजीब सा हो गया। उसके बाद से इसकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अब जब बिल्लू को मुखातिब किया, पूरी बात की कि भाई तुम ये वो, तो उसने कि मुझे देख के डर गए या ये हो गया या वो हो गया। तो उसने कहा कि भाई मैं इन लड़कों के साथ तुम्हारी तरफ चला, मुझे तुम नजर आए एक फासले पे, वही लपेट के खड़े हुए थे। मैंने बोला यार अभी फिर चीखें निकलवा चुका है मेरी, अभी ये फिर ये हरकतें कर रहा है। मैंने तुम गालियां वालियां दी और चप्पल खींच के मारी। कह रहा है तुम चप्पल लगी। और मैं जब चप्पल उठाने के लिए करीब गया तो वो जो बंदा था वो बजाय कुछ होने की या कुछ भागने की, वो तो आसमान की तरफ चला गया और गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये तुम नहीं थे, तुम्हारे लाख कहने के बावजूद। अब ये सुन के डर तो गए, हौसले उसको देते रहे और वो घर चला गया। लेकिन इसके इस बात की एक हफ्ते के बाद बिल्लू की डेथ हो गई। किसी और वो भी अचानक से, किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या। अब हाफिज साहब ये कहते हैं कि ये सब तो हो गया, लेकिन अभी भी ये यही रियलाइज करते हैं कि मैं आज तक ये समझ रहा था कि हम एक दूसरे को देख के डरे, लेकिन मैं तो चीखा और बिल्लू कहता है मैं भी देख के तुम्हें चीखा, मुझे तो सिर्फ अपनी आवाज आई। तो वो कौन था जो बीच में खड़ा हुआ था, जिसको देख के मैं अलग चीखा और फिर बिल्लू बाद में आया तो वो देख के चीखा। तो थैंक यू हाफिज साहब फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और अब हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त टीजे की। और टीजे साहब हमारे लिखते हैं अपने बचपन की कहानी कह लें। कहते ये कि बेसिकली ये जब 12वीं में थे, 12th स्टैंडर्ड में, तो इनके एक दोस्त थे राज। राज साहब एक लड़की के पीछे बहुत दीवाने थे और वो 11वीं में थी और ये 12वीं में था। और बड़ी इन्होंने लाइनें मारी, कोशिशें की, हर किस्म की कार्रवाई कर ली, लोगों से कहलवा दिया खुद वगैरह। वो बेचारी इनको घास नहीं डालती थी। अब ये टीजे साहब हमारे कहते हैं कि वैसे तो ठीक थी, वो खूबसूरत भी थी, पढ़ी और बहुत अच्छी, मतलब टॉपर किस्म की लड़की थी। लेकिन वो मतलब उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था और वो बिल्कुल ही एक सीधी सादी स्टूडेंट सी थी और मतलब इस चीज़ में लगी रहा, पढ़ाई लिखाई के अलावा उसको इंटरेस्ट नहीं था। और साइकिल पे स्कूल आती थी, अपने क्लास गुजारी, वापस चली गई, किसके लिए लेना एक ना लेना दो वाला साहब। लेकिन भाई ये बिल्कुल ही उनके पीछे बावले हुए थे। अब इशू कहाँ से शुरू हुआ कि इनको एक खप चढ़ गया कि बस इसके बाद मेरी सेटिंग होनी चाहिए। यानी कि ये नेक्स्ट लेवल, एक लेवल वो बढ़ना चाह रहे हैं उसके साथ और किसी तरीके से वो इनको एक्नॉलेज करें एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो
ये आपस में बकवास मतलब बातें करते रहते थे इसी किस्म की अपने दोस्तों के साथ, और काफ़ी लोग कुछ गालियां देते थे, कुछ बेकार के मशवरे। तो एक इनके दोस्त थे, विकी बाबू। तो विकी बाबू साहब ने इनको मशवरा दिया कि एक जानने वाले उनके पीर साहब हैं, तुम उसके पास जाओ और ऐसा सा अपना मुद्दा बयान करो, कुछ कुछ ना कुछ कर देगा। द होल महबूब आपके कदमों वाली कहानी। अच्छा, ये भी इंस्पायर हो गए, जिनको लाख लोगों ने समझाया लेकिन नहीं। अब ये जो हमारे टीजेपी साहब, इनके बहुत बेस्ट फ्रेंड कह लें, बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये इनको बोलते रहे, लेकिन जब ये उस बंदे के पास जा रहे थे तो ये साथ में चले गए। अब साथ में गए, पता नहीं कौन सा डेयरी फार्म टाइप की जगह के पीछे कोई जगह में कहीं कोई बाबा जी बैठे हुए चारपाई पे, और बातशात हुई और सब कुछ हुआ, और उसने इन्होंने अपनी आशिकी माशूकी की कहानी सुनाई, और उसने सुनी, और उसने आगे से बोला कि भाई काम हो जाएगा, आप कोई उसका बाल, पर्सनल आइटम, रुमाल टाइप की चीज़ ला के दें। अगले ने बोला भाई वो तो अगले क्लास में होती है, और मेरा इस तरीके से उससे करे कुर्बत नहीं है, तो कुछ और सिलसिला बताओ। तो नहीं, बोला कोई उसके पैर का निशान अगर कहीं ज़मीन पे मट्टी में बना हो तो वो मट्टी ला दो। तो उसने बोला ठीक है। अब ये वहां से निकले, और अगले दिन वीकेंड पे कारस्तानी हुई थी, तो अगले दिन तय ये पाया कि ये इस तरह कुछ ड्रामा करेंगे। और क्लासें जब ख़त्म हुई तो ये साइकिल स्टैंड जहाँ वो लड़की साइकिल पे आई थी, ये और ये दोनों वहाँ पहुँच गए, इंतज़ार में कि वो कब आएगी और फिर जाएगी, क्योंकि वो कच्चा एरिया था, मट्टी थी वहाँ। अब वहाँ पहुँचते ही इनका कुछ अजीब सी कैफियत होने लगी, और इन्हें उसको समझाना शुरू किया, अबे शरीफ लड़की है, क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, और क्या हो गया है, कोई दुनिया ख़त्म थोड़ी हो जाती है, और इस तरह की बातें इनके साथ करता रहा। लेकिन वो एक बिल्कुल धत्ती हुआ कि नहीं, ये तो मैंने करना ही करना है, लगा रहा। लड़की आई, अपने दोस्तों से बात करते कराते साइकिल पे बैठी चली गई, और जिस कच्चे में वो साइकिल खड़ी थी वहां से जल्दी से जाके इन्हें वो उस मट्टी को, जहाँ वो पैर का निशान था, वो एक शॉपर में जमा किया और ले गया। इन्होंने उसको लाख समझाया कि भाई ये चक्कर में क्या कर रहे हो जिंदगी में, तुम ये क्या गंद बला पाल रहे हो, किन चक्करों में पड़ रहे हो। लेकिन उसने नहीं सुनी, और फिर इन्होंने भी उस बंदे का साथ छोड़ दिया। अब अगले दिन उसने जाना था उस बाबे के पास, तो वो स्कूल से बंक मार के गया था, इन्होंने तो इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। वो गया होगा अकेला, और एज कह रहे हैं कि ये सिलसिला हुआ तो विद इन अ मंथ और सो, एक महीने में कुछ रवैया उस लड़की का बदलने लगा, और इन्होंने देखा कि वो खुद से थोड़ा सा इनकी तरफ लीनियंट होने लगी, और इन्हें फिर उससे नंबर दिया और लिया, और बाकायदा बड़े आराम से मामला हो गया, और नजर आने लगा कि कुछ हुआ है, कुछ चेंज है उसमें। बहरहाल ये ज्यादा अरसे मामला नहीं चला, और एक दिन, क्योंकि हुआ यूं कि एक दिन वो लड़की अपने वालिदैन के साथ किसी शादी में जा रही थी, और एक रोड साइड एक्सीडेंट में वो लड़की और उसकी माँ मर गई। अब शॉकिंग सिचुएशन था, मौत भी बहुत बहुत बुरी तरीके से हुई थी। नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी अनाउंस हो गई थी, भाई एक दिन हम मॉर्निंग में, हमारे टॉप स्टूडेंट थी, स्कूल बंद कर रहे हैं। सब शौक में चले गए। अब राज साहब के घर वालों को समझ में ना आया कि ये इतना डिप्रेशन में क्यों चला गया, लेकिन इनको पता था कि ये किस लिए डिप्रेशन में चले गए, और अफसोस ही करते थे पता नहीं किस वजह से ये हुआ और ये क्या था। अब आहिस्ता आहिस्ता राज साहब का डिप्रेशन बढ़ता गया, और वो अजीब मामले होना शुरू हो गए। वो कहने लगा कि मैं घर में कहीं किताब रखूं तो वो किताब उस जगह ना मिले, कोई चीज़ रखूं तो वो गायब हो जाए, कहीं लिखते लिखते पेन साइड पे रखूं वो गायब हो जाए और दोबारा कभी ना मिले, मेरे इस्त्री हुए हुए कपड़े लटके हुए,
वो फट जाएं, और इसी तरीके से अजीब किस्म की हालात जो थे वो घर में शुरू हो गए। मतलब चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। अब एक दफ़ा मतलब टूटी हुई घड़ियां भी दिखाना है कि घड़ी का शीशा जो है वो खुद से टूट जाता है, और मामला चल रहा था, घर वाले इग्नोर कर रहे थे, वहम कह रहे थे, उसको बोल रहे थे कि भाई ये अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो थे, इनके इतने अच्छे टर्म्स उससे नहीं थे उस हरकत के बाद। तो ये भी सुन ही रहे थे, और कुछ इस पे बात नहीं हो रही थी, ना कुछ हो रहा था कि ये कंप्लेन इनके घर वालों के पास आना शुरू हुई कि रातों को अक्सर हफ्ते में एक या दो दफ़ा राज चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आके निकल आता है और वो कहता है कि मेरे कमरे में कोई आया और मेरे बाकायदा बराबर में आके लेटा है, उसके बाल महसूस होते हैं मुझे, उसकी हड्डियां लगती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आता। और 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है अब माशाल्लाह, अच्छा इंटरमीडिएट का हमारे यहाँ, वो जो है अब अपने पेरेंट्स के साथ सोता था रात में, क्योंकि वो अकेला डरता था रात में सोते हुए। एक रात ऐसा हुआ, और अकेले तो अब ये रहने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि हर जगह इनको कुछ ना कुछ इनको फील होता था। तो इनको ख्वाब में वो लड़की आई, उसने वही ड्रेस पहना हुआ था जो शादी में पहन के जा रही थी, एक तरफ से फटा हुआ और खूनम खून, मुंह उसका पे खून जमा हुआ था, जो उसकी गर्दन टूट के एक तरफ से मुंह लटका हुआ था, और अजीब उसकी हालत हुई हुई थी, मतलब बिल्कुल ही कचूमर बना हुआ, जो एक्सीडेंट की बाद हुआ था उसकी हालत। उस हालत में वो उनको बिल्कुल सीधी उसके सामने खड़ी हुई थी, और उसने बोला कि ये हालत तुमने मेरी की है, तुम्हारी हरकतों ने की है, और तुम्हारी वजह से अब मैं ना इधर की रही हूँ, ना मैं ऊपर जा सकती हूँ, मैं इधर ही फंसी हुई हूँ उस दुनिया में। और उसकी वजह से जब तक तुम नहीं मर जाते तो मुझे आज़ादी नहीं मिल सकती, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये डर के उठे और इन्हें सीधा इनको कॉल की। तो टीजेपी साहब हमारे गए, और टीजे साहब ने जब इनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि ये उसका हाल था, ये उलिया था, और इस तरह मुंह एक तरफ से झुका हुआ था और एक तरफ से सीधा था, और मुंह पे खून जमा हुआ था, और आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही थी, और ये कह रही थी कि मैं रात में रोज जो आता है तुम्हारे पास सोने के लिए वो मैं हूँ, क्योंकि तुम ये चाहते थे और तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने बोला कि भाई जानता तो मैं सब कुछ हूँ जो तुमने हरकतें की हैं, और तुम्हें मना भी 10 दफा किया, लेकिन तुम ना माने। मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूं, और उससे बेहतर कि मैं बताऊं तुम खुद बता दो। दोनों में काफी बहस हुई, फिर उसके सामने ही उसने अपने पेरेंट्स को स्टोरी सुना दी कि उसने किया क्या था। उसकी माँ तो रोना शुरू हो गई, और बाप ने जल्दी जल्दी लोगों को फोन करना शुरू किया। तो कोई थे जानने वाले इनके निकले एक फासले पे, तो उनके पास उसको लेके गए। उसने पूरा सेशन चीज बताई क्या किया। उसने जाके वो जगह चेक की, वो मट्टी वगैरह से लेकर हर चीज चेक की जहाँ से ये कार्रवाई हुई, और इसको कहा कि एक सफेद कपड़े की थैली दी, और बोला ये तुमने फुल मून, 14वीं के चांद में दरिया में फेंकनी है, बहते पानी में, और चांद की रोशनी में जाके फेंकनी, और ऐसा काम करना है कि जब इसको फेंकने जा रहे हो तो तुमने पलट के नहीं देखना है। अगर तुमने पलट के देख लिया तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऐसा ही हुआ कि कुछ दिन इंतजार किया, क्योंकि हर महीने में एक दफा आती है 14वीं की रात। फुल मून जब निकला तो ये रात को गए, और एक पॉइंट तक गाड़ी में उनको लेके गया जाया गया, फिर वहां से उनको पैदल जाना था, तो वो अकेले जाने लगे। तो बकौल उसके कि उसके पीछे चिल्लाने और चीखने और रोने की औरतों की आवाजें आ रही हैं, जो कि चाह रही हैं कि वो पलट के देखे, और अजीब किस्म की हरकतें किए जा रही हैं।
लेकिन इसने पलट के नहीं देखा और उसने वो पानी में जैसे ही फेंका तो शोर खत्म हो गया। अब कहते तो ये हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल हो गया वो लड़का, लेकिन बहरहाल नॉर्मल नहीं है। ऑब्वियसली ये हरकतें की तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन टीजे साहब ये कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि ये चीज़ें हराम है और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और जितना दूर रहें और बिल्कुल नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारे उतना अच्छा है। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी, इबरतनाक स्टोरी, एंड आई होप कि जा इन पीरों फकीरों और इस तरह की हरकतों से लोग बाज रहें और हंसी खुशी रहें, जो नसीब में जो जिसके उस पर फोकस करे। और अगेन, ये ज़बर ज़ोर ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं होती, इनके ऊपर बिल्ड किया जाता है विद कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप बिल्डिंग एक चीज़ होती है, लोगों से बातचीत करते हैं, यू गेट टू नो द पर्सन। अगर उसकी केमिस्ट्री आपके साथ मैच नहीं हो रही तो ये आपकी वन साइडेड कहानियां जो है ना, जिस तरह मेरा दूसरी वीडियो सीरीज का सिलसिला करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें एक एपिसोड ही डाली अभी तक, वो होता है फिर। तो थैंक्स अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट, दुआएं, विशेस। और मैं यही बोलूँगा अगेन, गेट वैक्सीनेटेड, लुक आफ्टर योर हेल्थ, क्योंकि एज टाइम गोज ऑन यू डोंट स्टे यंग फॉर एवर, तो कुछ ना कुछ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो सी यू सून एंड थैंक्स अगेन, विल बी बैक विद अनदर वीडियो नेक्स्ट वीकेंड। मैं तो सोच रहा हूँ कोई वॉलंटियर्स की कोई फौज कर लूँ जो कि मुझे जो है ना सिर्फ ये काम करवाए मुझसे हर हफ्ते। खैर, एनी हाउ, थैंक्स अगेन, सी यू सून, बाय, खुदा हाफिज।